था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के समय में अगर मैं बात करूं सबसे शुरुआती समय में क्या होता था कि अगर मान लो कि आप, ठीक है, ये राजा है, ठीक है, ये राजा है और ये आप एक नोबल हो या फिर नोबल या फिर आप कह सकते हो कि एक जमींदार टाइप के व्यक्ति हो जिसके पास में अपनी खुद की सेना भी है। ठीक है, आपने क्या किया, इस राजा की मदद की, शुरुआती समय की बात करा बता रहा हूँ दिल्ली सल्तनत के अंदर में। ठीक है, अब आपने राजा की मदद की तो राजा आपको सैलरी देगा उसके बदले में कुछ ना कुछ इनाम, तो पैसे ना देकर वो क्या करता था, अपने राज्य में से एक जमीन का टुकड़ा आपको दे देता था। बोलता था कि यहां से जितना भी टैक्स आएगा वो तुम रख लेना। इस जमीन के टुकड़े को बोला जाता था इक्ता। ठीक है, क्या बोलते थे, इक्ता, शुरुआत में। तो राजा की मदद करने के लिए नोबल्स को, ठीक है, जो उस समय के व्यक्ति होते थे जो राजा की मदद करते थे, सैनिक सहायता करते थे, सामंत लोग होते थे, उन लोगों को सैलरी के रूप में एक जमीन का टुकड़ा देते थे और यहां से जितना भी टैक्स आएगा वो वहां से अपनी सैलरी वसूल कर लेगा। ठीक है, तो जमीन जो दी जाती थी उसको इक्ता बोला जाता था और इस व्यक्ति को इक्तेदार। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब ये जो इक्ता था धीरे 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 जो है फ्रेंड्स, बाद में ये इक्ता वाली प्रथा खत्म हो गई और सूबों में बांट दिया गया। ठीक है, पूरा जो शासन होता था उसको सूबे में बांट दिया। कई व्यक्तियों को ही उस प्रांत का, उस सूबे का सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो ये पहले इक्ता था, छोटी जमीन थी, अब बाद में बहुत सारे बड़ा बड़े प्रांत बना दिए गए, तो फिर उस व्यक्ति को बोला जाने लगा सूबेदार। सूबेदार, सूबेदार मतलब उस प्रांत का, उस सूबे का मुख्य अधिकारी, सूबेदार। ठीक है, फिर ये जो सूबा हुआ करता था, ठीक है, ये बहुत सारे शिर्क में डिवाइडेड होता था। मतलब जैसे आज आपके राज्य, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, जल्दी बताओ, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, उस राज्य के किसी ना किसी जिले से बिलोंग करते होंगे आप। कौन सा राज्य और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ आप। तो आप में से मैक्सिमम लोग, ठीक है, बिहार प्रांत या बिहार सूबे से बिलोंग करते हो, उसमें से भी कोई ना कोई जो है जिले से बिलोंग करते होंगे। तो ये जो छोटे छोटे प्रांत थे इनको शिक कहा जाता था, शिक। ठीक है, शिक, ओके, शिक कहा जाता था, छोटे छोटे से जो प्रांत में डिवाइडेड था। और इन जो छोटे छोटे शिक हुआ करते थे उनको कहा जाता था शिकदार। ठीक है, तो शिकदार, जैसे ये सूबे का जो व्यक्ति है उसको सूबेदार बोलते थे, वैसे ही ये जो शिक का अधिकारी होता था, मतलब किसी जिले टाइप का जो छोटे छोटे बना दिए गए थे उसको शिकदार बोलते थे। अब ये जो शिक थे ये और छोटे छोटे गांव से बने हुए थे, छोटे छोटे जो ग्रामीण इलाके थे उनसे बने हुए थे। तो जो गांव का अधिकारी होता था, विलेज का जो सरपंच होता था, उसको बोला जाता था मुकद्दम या फिर चौधरी। अब देखिए हम कहां से कहां नीचे तक लेकर आए इसको। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे अभी। तो जो गांव थी वो बेसिक यूनिट हुआ करती थी, सबसे बेसिक यूनिट, दिल्ली सल्तनत के समय में भी, मुगलों के समय में भी और प्राचीन भारत के समय में भी सबसे बेसिक यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन चलाने के लिए। तो गांव का जो सरपंच होता था उसको मुकद्दम या फिर चौधरी बोला जाता था, गांव के सरपंच को। तो इस तरीके से सूबा सबसे बड़ा, पहले तो सबसे बड़ा ऑब्वियस सी बात है, पूरा प्रांत, पूरा आपका राज्य होगा। ठीक है, जो सल्तनत है वो सल्तनत को छोटे छोटे सूबों में बांटा गया था। जैसे आप कोई ना कोई सूबे में रहते होंगे, कोई ना कोई प्रांत या राज्य में रहते होंगे, उसी को सूबा आप पकड़ लीजिए। सूबे को छोटे छोटे शिक में बांटा गया था और शिक जो था वो बहुत सारे गांव से बना हुआ था और गांव का जो सरपंच होता था उसको मुकद्दम या चौधरी बोला जाता था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, जल्दी बता दीजिए, समझ में आ गया आप लोगों को, मुकद्दम, ठीक है, या चौधरी, गांव का सरपंच। अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए क्योंकि 68वीं बीपीएससी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हो जो बाकी बच्चे जो है गलत करके आएंगे, आप लोग सही करके आओगे सिर्फ, अगर हाँ तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे करा दूंगा आसान भाषा के अंदर में। ठीक है, बस आप लोगों का मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई वाले बच्चे हो और आप लोग जो है यहाँ पर मैं अपना अपना रिस्पॉन्स जो है प्रॉपरली दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बता, देखिए ये एमपी एचएस टेट के अंदर में आया हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक एक जो है ना, टीचिंग परीक्षा एकमात्र ऐसा जो है आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग बहुत सारी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एमपी एचएस टेट के अंदर में आया हुआ आपका वर्ग 1 के अंदर में 2018 के हिस्ट्री के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय में मुकद्दम या चौधरी किसको बोला जाता था? ठीक है, तो ये बोला जाता था गांव के मुखिया को, विलेज हेड को बोला जाता था। आप लोगों ने आंसर लगा दिया है। ठीक है, मेरे बताने के पहले कितने लोगों ने आंसर लगा दिया था? जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया आपका 2023 के अंदर में, बट ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2018 में आ चुका है। टीचिंग परीक्षा के पास में 3 लाख से भी 3.5 लाख के करीब हम लोगों के पास में जो है फ्रेंड डेटाबेस हो चुका है क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक में से टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस निकाल के लेकर आता है और आप देख सकते हो कि 2018 में आया हुआ था एमपीएचएस टेट के अंदर में ये क्वेश्चन और इसके बाद में आपका 2023 के अंदर में 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया।
तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर जो पढ़ाई करेगा वो एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेगा, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोग देखिए 68वीं बीपीएससी का एक और क्वेश्चन आपका, तबाकत अकबरी किसने लिखी थी? ठीक है, तबाकत अकबरी, जिसको जो है आपको मोर रिलायबल सोर्स माना जाता है, ठीक है, अबुल फजल के अकबरनामा से भी। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा बहुत ही फेमस पुस्तक है अकबरनामा, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल कौन था? अकबर का दोस्त भी था, उनका दरबारी भी था। तो ऐसा माना जाता है कि कई बार वो जो है ना अकबर के फेवर में ही उसने ज्यादा चीजें लिखी होंगी। ठीक है, तो अबुल फजल ने लिखी थी। लेकिन एक पुस्तक और है तबाकत अकबरी, ये किसने लिखी है? तबाकत अकबरी, देखो गुलबदन बेगम इसको नहीं लिख सकती थी। क्यों? क्यों नहीं लिख सकती थी? क्योंकि गुलबदन बेगम का उस समय तक निधन हो चुका था। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। हुमायूं, हुमायूं की सिस्टर थी है, ठीक है, सिस्टर। तो उसने हुमायूं नामा लिखी है, ठीक है, गुलबदन बेगम ने। ओके, तो अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद, किसने लिखी है ये पुस्तक? ये बताएंगे आप सभी के सभी। और एग्जामिनर ने आप लोगों को यहाँ पर में इसके अंदर में हिंट दिया है कि इसको आपका ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है कई बार अकबरनामा से भी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लिखी गई थी पुस्तक। ठीक है, तबाकत अकबरी नाम से पुस्तक जो थी। तो तबाकत अकबरी जो है फ्रेंड्स, ये पुस्तक जो है ये निजामुद्दीन अहमद करके एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी। ठीक है, तो एक लेखक थे, इतिहासकार लेखक, ठीक है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार। ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी उनका पूरा नाम था। तो निजामुद्दीन अहमद आप लोगों का यहाँ पर में आंसर हो जाएगा। तो निजामुद्दीन अहमद जो थे, इन्होंने जो है फ्रेंड तबाकत अकबरी नाम से पुस्तक लिखी। और जो है इसके अंदर में, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है। इसके अंदर में जो है उन्होंने अकबर के पूर्वजों के बारे में भी जानकारी दी है जो उस समय तक थी। ठीक है, और अकबर के समय काल के अंदर में भी जानकारी उन्होंने दी है। ठीक है, वो खुद अकबर के शासन काल के अंदर में मीर बख्शी के पद पर थे। मीर बख्शी का मतलब होता था आपका, ठीक है, जो सैनिकों का वेतन अधिकारी होता था, जो सैनिकों को पैसे वगैरह देने का, सैनिकों की सैलरी देने का जो काम करता था वो। बट इसकी जो पुस्तक है ना वो थोड़ा सा रिलायबल मानी जाती है एज कंपेयर टू अकबरनामा। तो आपने दो चीजें यहाँ पर मैं पढ़ी कि अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा, ठीक है, अकबर के समय काल में। और तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी पूरा नाम था उनका, निजामुद्दीन अहमद बख्शी भी आप लोग याद रख लोगे तो चल जाएगा। ठीक है, चलिए 993 से केवल 7 लाइक्स हम लोग दूर है 1000 से। हर एक बच्चा जल्दी से, अब केवल 4 लाइक्स दूर है हम लोग, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। हर एक बच्चा एक एक बार कम से कम शेयर कर देगा तो मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो घोषणा करने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर में जैसे ही हमारे 2000 प्लस स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, लाइव मैं वो आपके लिए घोषणा कर दूंगा जल्दी से। तो हर बच्चा जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे, ठीक है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है उन्होंने पादशाह नामा लिखी है। अब भाइयों और उन सभी की बहनों, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोलता है कि सर ये कैसा नाम है सर, ये कौन सा नामा लिख दिया उन्होंने। अरे भाई तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी जो है ना तुम कहीं और निकल गए हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्चुअल में बादशाह को, बादशाह जो है उसको पारसी भाषा में पादशाह भी बोला जाता है। अब वो अलग वाला मतलब मत निकालो आप लोग, ठीक है, वो समझ जाओ, बादशाह पादशाह एक ही बात है। तो वो पादशाह नामा बेसिकली वो बादशाह नामा लिखना चाह रहा था, फारसी भाषा में लिखा था। तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पुस्तक है। ठीक है, पादशाह नामा ये शाहजहां के समय काल के अंदर में लिखी गई थी, शाहजहां के समय काल के अंदर में। ठीक है, ओके, शाहजहां के समय काल के अंदर में इंपॉर्टेंट वाली पुस्तक है। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी शाहजहां के समय काल के अंदर में पादशाह नामा। अब मतलब आप मत समझना कि भाई शाहजहां का पेट खराब था या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वो बादशाह नामा लिखना चाह रहा था वो। ठीक है, चलिए, अबुल फजल जो है फ्रेंड्स उन्होंने अकबर नामा लिखी है। और गुलबदन बेगम, मैंने आपको बताया कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी? हुमायूं की सिस्टर थी, ये याद रखना है। मैं आपको बताऊं, हुमायूं जो है ये बाबर का बेटा था। वो पियर्स की एड अगर आप लोगों ने देखी हो, ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है, हुमायूं का अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो बाबर का बेटा था हुमायूं, ठीक है, एक नंबर का चरसी गंजेड़ी, ठीक है, इंसान था, नशे में डूबा रहता था। ठीक है, मतलब युद्ध वगैरह भी जीते उन्होंने। ठीक है,
साथी अच्छे थे उनके, तो युद्ध भी जीते। इनको हराया था, आपको बताना चाहूंगा मैं, आपके शेरशाह सूरी ने हराया था उनको। जब वापस जीते तो वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे, उतरते उतरते थोड़ा सा पैर लड़खड़ाया, गिर गए, ठीक है, तो उनसे मृत्यु हो गई थी उनकी। तो उनकी जो आत्मकथा है वो उनकी सिस्टर ने लिखी, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने। ओके, तो इससे क्या सीखने मिलता है आप लोगों को? इससे ये सीखने मिलता है आप लोगों को कि भाई नशा वगैरह मत करो, ठीक है, गलत बात है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट देखिए, एफकेट के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, आईने अकबरी रिटन बाय अबुल फजल, ठीक है। आईने अकबरी जो है ना, ये आपको बता दूं अकबर नामा का ही पार्ट है। अकबर नामा, अकबर नामा जो है ना उसी का एक पार्ट है आईने अकबरी। तो आपको बताना है अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी जो लिखी गई थी, ठीक है, अरे यार मैंने तो आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दिया, ठीक है। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, ये कौन सी पुस्तक का पार्ट है? ये मैंने डायरेक्ट आंसर ही बता दिया आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से, केवल 1800 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं केवल 12 मिनट के अंदर में। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, 2000 जैसे ही बच्चे होंगे वैसे मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने वो लगा दिया है स्क्रीनशॉट्स या हमारे थंबनेल्स, प्लीज कंफर्म कर लीजिए एक बार। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा आपका अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी है जल्दी से बता दीजिए, और तबाकत अकबरी किसने लिखी है आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अकबरनामा और तबाकत अकबरी, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अकबरनामा जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ये लिखी अबुल फजल ने, और तबाकत अकबरी लिखी है निजामुद्दीन अहमद, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्शी पूरा नाम था, निजामुद्दीन अहमद याद रख सकते हो आप लोग, दोनों एग्जाम के अंदर में आते हैं। देखिए एफकेट का पेपर, ठीक है, एयरफोर्स का। नाउ 68वीं बीपीएससी का एक और क्वेश्चन आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस रूलर्स फाउंडेड अ, ठीक है, सब अर्बन सेटलमेंट ऑफ नागलापुरम नियर विजयनगर इन द नेम ऑफ हिज मदर, ठीक है, अपने मम्मी के नाम पे, ठीक है, अपनी माता जी के नाम पे उन्होंने नागलापुरम नाम की एक जगह बसाई थी विजयनगर के पास में। विजयनगर कहां पर में भाई? आज विजयनगर एम्पायर जो है वो आपको पता होगा दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना था, ठीक है। हरिहरन बुक्का, ये दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य बसाया था। तो उन्हीं में से किसी एक उनके किसी एक वंशज ने बनाया होगा। तो विजयनगर जो एक्चुअली शहर भी था ना, विजयनगर शहर, ठीक है, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा आपको। तो आपको बता रहे हैं कि किसने अपने जो है मदर के नाम पे नगालापुरम नाम की जगह बसाई थी। और ये एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, तो कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। अगर आप लोगों को पता हो फ्रेंड्स की विजयनगर साम्राज्य के अंदर में, ठीक है, अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर में तुलु राजवंश के जो है एक व्यक्ति हुए थे, कृष्णदेव राय, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों ने तेनाली रामा का नाम सुना है कभी ना कभी? जैसे अकबर के समय में बीरबल हुआ करते थे, ठीक है, अकबर के समय में बीरबल, वैसे ही कृष्णदेव राय के समय में तेनाली रामा हुआ करते थे। अगर कभी भी सुना हो आप लोगों ने, एक शो भी आता था सब टीवी के ऊपर में तेनाली रामा करके, तो उसमें कृष्णदेव राय का भी जो है वो एक पात्र दिखाया गया है। तो कृष्णदेव राय, ठीक है, बहुत ही फेमस शासक रहे हैं विजयनगर एम्पायर के। तो इनकी मम्मी के नाम पे इन्होंने, ठीक है, नगाला देवी के नाम पे उन्होंने जो है नगालापुरम नाम से एक शहर बनाया था, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं, ठीक है, कि भाई वो भी अपने मम्मी पापा, ठीक है, या जिसके भी नाम से आप लोगों को बनाना है एक शहर बसा दे पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, तो नगालापुरम जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये नगालापुरम शहर कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य के अंदर में अपने मम्मी के नाम पे बनाया था, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलो, वहां पर में नगालापुरम मंदिर भी है, बड़ा फेमस मंदिर है नगालापुरम मंदिर, ठीक है, नगालापुरम में ही बनाया गया है। नगालापुरम नाम का शहर ही बसाया गया था विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के द्वारा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है, तो प्लीज याद रखिए आप सभी के सभी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जल्दी से आप लोग एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं 2000 बच्चे हमारे क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है। जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। अब आप लोगों के लिए एक पहला सरप्राइज, ठीक है, पहला आप लोगों के लिए घोषणा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लगा दिया गया है। सबसे पहले तो बिहार पुलिस एसआई के द्वारा, देखिए टीम कितनी प्रॉम्प्ट है हमारी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक देखिए कितना विशाल है हमारे पास में, ठीक है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास अपनी माँ के नाम पर किस उपनगरीय शहर की स्थापना की थी? ठीक है, हम्पी की, नागल की, बरार की,
ठीक है, नगालापुरम की, बताइए किस शहर की स्थापना की थी? और ये बिहार पुलिस एसआई मेंस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए जाए, तो हर एक बच्चे ने सेशन को शेयर कर देना है, ताकि ऐसा ना हो कि केवल आपके लाइक और आपके शेयर की वजह से जो है वो चीजें रह जाए। तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, तो नगालापुरम जो है फ्रेंड्स ये बताया था। अब आप देख लीजिए, बिहार एसआई का क्वेश्चन है आप लोगों का 24 अप्रैल 2022 की शिफ्ट में आया हुआ, कभी भी पूछा जा सकता है। और टीचिंग परीक्षा के पास में 3.5 लाख क्वेश्चन का जो है बैंक क्वेश्चन बैंक बनाया गया, बहुत ज्यादा खर्च हुआ है। अराउंड जो है फ्रेंड्स हम हमारा अब तक का उसके ऊपर में, ठीक है, करीब 40 से 50 लाख का खर्च हो चुका है उन क्वेश्चंस को क्यूरेट करने के अंदर में, उसको इकट्ठा करने के अंदर में, आप लोगों के लिए प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप लोगों को जो है आप लोगों के फायदे के लिए, आप लोगों के जो है आपकी बेहतर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा अभी, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, जनवरी फरवरी के, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास ली थी, एक उसका पार्ट और लेंगे हम लोग। पिछला वाला जो सेशन हुआ था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन भी कराऊंगा, और साथ ही साथ इस बार और ज्यादा जो अपडेट्स आई है, ठीक है, आप लोगों के लिए जितनी भी अपडेट्स और आई है, जैसे नवीन चावला जी है, उनका निधन हो गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है नवीन चावला कौन थे, तो नवीन चावला जी जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हुए हैं, ठीक है। 2009 का इलेक्शन उनके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, 16वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने जो है फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें की, जो थर्ड जेंडर है, ठीक है, मतलब मेल फीमेल और अन्य, वो जो जोड़ा गया है इलेक्शन का, जब आप फॉर्म भरते हो तो वो नवीन चावला जी के समय में जोड़ा गया था, तो उनका निधन हो गया अभी हाल ही में, ठीक है। तो वो कौन थे, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये क्वेश्चन। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो है फ्रेंड्स आप लोगों के, और जो भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हुई है बिहार से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूँ, ओके। तो जो भी स्कीम लॉन्च हुई है बिहार के अंदर में क्या मिला है, और अभी जो है उड़ीसा के अंदर में बुद्ध की जो है एक मूर्ति मिली है, बहुत बड़ा उनका एक हेड स्ट्रक्चर मिला है, वो सारी की सारी चीजें जो है हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का ये करंट अफेयर की क्लास के अंदर में। तो एक क्लास सब खल्लास आप लोगों का, ठीक है, संडे के दिन सुबह 5 बजे क्लास होने वाली है। अलार्म लगा के रख लीजिए आप सभी के सभी, हर कोई लगा के रख लेगा अलार्म, ठीक है। लाइक भी कर दी सर मैंने, तो तबस्सुम परवीन बोल रहे कि उन्होंने लाइक भी कर दिया उस सेशन को, क्या बात है। देखिए, तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सेशन को लाइक करके आप लोग वहां पर में उस सेशन को क्या कर देंगे, नोटिफाई मी का बटन दबा देंगे। तबस्सुम परवीन ने भी जैसे लाइक कर दिया है। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, और एक सरप्राइज है आपके लिए, जैसे ही 2500 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, एक और अपडेट आप लोगों के लिए दूंगा। तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। 2200 के करीब हम लोग यहाँ पर में बच्चे जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक और जो दूसरा सरप्राइज है वो आज ही मैं आपको दे सकूं। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द टू जो है बॉर्डर कमीशन सेटअप टू डिमार्केट द इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। अरे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर में सिंपल सी बात बोली गई है कि 1947 के अंदर में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाई गई थी, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, वो किसने डिसाइड की थी, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा बनाने का जो श्रेय दिया गया था, वो किसको दिया गया था, सिरिल रेडक्लिफ को। रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, क्योंकि सिरिल रेडक्लिफ नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये जो है उनके अंदर में जो है सीमा आयोग गठन किया गया था, और भारत और पाकिस्तान में, मतलब कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का होगा कौन सा हिस्सा भारत का होगा, इन्होंने डिसाइड किया था। और आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं मैं आप लोगों को एक चीज, ठीक है, ये व्यक्ति भारत में पहली बार आया था। अंग्रेजों की देखिए आप लोग यहाँ पर में कितनी होशियारी उनकी। सिरिल रेडक्लिफ, नो डाउट ब्रिटेन के अंदर में बहुत बड़े और जो है विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन भारत में पहली बार आए थे। इनको जो है फ्रेंड्स 1 महीने से भी कम का समय दिया गया वो सीमा डिसाइड करने के लिए। आपको पता है हमारा देश, ठीक है, हमारा देश और हमारा जो पड़ोसी, ठीक है, बुद्धू देश है, वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। आपको पता है कि सिरिल रेडक्लिफ की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, ये प्रकाशित हुई थी 17 अगस्त को, 17 अगस्त को प्रकाशित हुई, 2 दिन बाद। मतलब 2 दिन तक किसी को पता ही नहीं था कि भाई कौन सा हिस्सा इंडिया है, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान है। अभी तुमको इतनी जल्दी जल्दबाजी क्या थी, बीपीएससी के अंदर में कार्यरत थे क्या तुम लोग पहले, ठीक है, बिना बिना तैयारी के जो है वो कर लिए तैयारी, घोषणा कर दिए। वो तुम्हारा तुम्हारा वाला व्यक्ति था ना, वो क्या नाम था उसका, ठीक है, क्लीमेंट एटली, उसने क्या बोला था, क्या बोला था भाइयों, आपको पता है? वो लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो था,
जो एटली इनका जो प्रधानमंत्री था, उसने, ठीक है, 20 फरवरी 1940, ठीक है, 7 को उसने घोषणा की थी कि भाई हम जो है वो हम जून जून 1948 तक छोड़ेंगे भारत को, जून 1948 तक। तुमने जब इतने लंबे समय तक शासन किया है हमारे ऊपर में, तो अच्छे से सेटल डाउन करके जाते ना। और तुम्हारे घर में मान लो कि कोई आया, ठेकेदार आया और उसने आधा अधूरा काम किया, बोला कि ठीक है यार अब जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उसने कैसे भी बना के चला गया, तुमको अच्छा लगेगा क्या? आज तक भुगत रहे हैं हम लोग, ठीक है, सीमा सही से डिसाइड नहीं करके गए वो लोग। थोड़ा सा 2-4 महीने रुक जाते, ठीक है, ये आजादी देते थे, लेकिन बोलते कि भाई ठीक से करके देंगे करके तुमको। बात सही है कि नहीं? और ऐसा ही करता है बीपीएससी भी, बिहार का शिक्षा विभाग भी कुछ भी बिना तैयारी के जो है वो डाल देता है, नोटिस डाल देता है। आधे लोगों का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और उन लोगों का जो है आधे लोगों को उनका नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ठीक है। कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं बताई गई, ठीक है। जब बोला था क्लीमेंट एटली ने, ठीक है, कि भाई है करके, तो मैं नहीं बोल रहा कि जून 48 तक रुको तुम, ठीक है, जाना चाहिए था तुमने जल्दी से, लेकिन एटलीस्ट पूरा अच्छे से तो करके जाते। तो सिरिल रेडक्लिफ जो था फ्रेंड्स, इसने इसको दिया गया था काम। ओके, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आपका, हु इंट्रोड्यूस द महलवारी सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल। बहुत ही, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस द महलवारी सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पर में एक जो है ना एक पॉइंट है यहाँ पर में। सबसे पहली बात तो महलवारी सेटलमेंट जो है ना, आप लोगों को बता दूं कि ये बंगाल नहीं, बल्कि बंगाल के जो है आपका बंगाल प्रांत से, ठीक है, ये बंगाल प्रांत है, बंगाल प्रांत के जो है उत्तर पश्चिमी जो इलाके थे यहाँ पर में, यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। बंगाल प्रांत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के अंदर में, ये इधर साइड में बंगाल के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर में। ओके, महलवारी, महलवारी का महल का मतलब ही होता है यहाँ पर में गांव, ठीक है, गांव जहां से जो है एक राजस्व इकट्ठा किया जाता है। महलवारी सेटल के अंदर में गांव का जो मुखिया होता था उसको बोला गया कि तुम टैक्स इकट्ठा करो और हमको ला कर दो, ठीक है। तो महलवारी सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स, ये किसने किया था इंट्रोड्यूस? तो हॉल्ट मैकेजी नाम का एक अधिकारी था, उसने किया था महलवारी सेटलमेंट, ठीक है, पंजाब बंगाल प्रांत के उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर में, ठीक है। तो हॉल्ट मैकेजी ने महलवारी सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ये याद रखना था आप लोगों ने। महलवारी सेटलमेंट, हॉल्ट मैकेजी, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से कॉर्नवालिस की, तो इसने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया था, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और हॉल्ट मैकेजी लेकर आया था महलवारी सेटलमेंट। दक्षिण भारत के अंदर में आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, एक रियोतवारी सेटलमेंट था, रियोतवारी। रियोतवारी का मतलब होता है, रियोत का मतलब ही होता है किसान, डायरेक्ट किसानों से अंग्रेज ही वसूल करते थे, ना कोई बिचौलिया होता था। जैसे कौन वाले परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार बिचौलिए थे, जमींदार लोग जो हुआ करते थे, ठीक है। मैं हॉल्ट मैकेजी का जो महलवारी सेटलमेंट था, उसके अंदर में गांव का मुखिया बिचौलिया था, गांव का मुखिया टैक्स इकट्ठा करता था और अंग्रेजों को ले जाके देता था। बट यहाँ पर में अंग्रेज अधिकारी डायरेक्टली किसानों के साथ में एग्रीमेंट करते थे और डायरेक्ट किसानों से वसूलते थे टैक्स वगैरह या रेंट जो भी होता था उनका। तो इसी वजह से इसको रियोतवारी, डायरेक्ट किसानों से वसूलने वाला टैक्स बोला जाता था, ठीक है। अलेक्जेंडर रीड नाम का अधिकारी था, उसने सबसे पहले इसको ट्राई किया था मैसूर के इलाके में, टीपू सुल्तान के इलाके में, और पूरे मद्रास प्रांत के अंदर में उसको लागू किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। इस वजह से इसको मुनरो सिस्टम भी बोला जाता है। कभी अगर आप लोग कहोगे कि सर एक करवा दीजिए सेटलमेंट्स के ऊपर में सारे क्वेश्चंस और सारे बीपीएससी के क्वेश्चंस, मैं आपको करवा दूंगा, बट मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पर में चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है, हर एक बच्चा सेशन को शेयर करता रहे, तो मैं आपके लिए पक्का करवा दूंगा। और ये आप लोगों को सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा के 10,000 प्लस जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए गए, उसके अंदर में भी दिया गया है। जितने भी बच्चों ने नहीं लिया है वो जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। बहुत ज्यादा बैकएंड के ऊपर में खर्च आ रहा है, क्योंकि जो पेड स्टूडेंट है उनको भी जो है 99 रुपीज के अंदर में मिल रहा है अभी, ठीक है। बैकएंड के अंदर में सर्वर कॉस्ट आ रहा है, तो अभी उसके प्राइस हो सकता है बढ़ जाए, और जो 1410 रुपए में मिल रहा है उसका भी हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि खर्च बहुत हो रहा है बैकएंड से, ठीक है। आप लोगों को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम अमाउंट के अंदर में उसको प्रोवाइड करें, बट देखिए हमेशा जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट, उसको क्वालिटी को बनाए रखने के लिए खर्च करना पड़ता है पीछे से। और टीचिंग परीक्षा बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर में कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा उसके अंदर में डाल रहा है, ताकि आपको क्वालिटी दी जा सके, ठीक है। तो और ज्यादा बेहतर क्वालिटी के लिए, ठीक है, थोड़ा सा उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, ताकि आप लोग कम से कम दाम के अंदर में ही उसको ले सके, ठीक है।
30 डेज चैलेंज देने में मजा आ रहा है, सलमा बेगम जी बोल रहे हैं। तो जो बच्चे 30 डेज चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है, वो भी बताते रहेंगे कि कैसे होगा, आप लोग कैसा चल रहा है आपका। और 30 डेज चैलेंज के अंदर में पहले 10 दिन की जो टेस्ट होंगी उसका मैं आपको बता दूं कि उसकी एक और टेस्ट आपकी लेंगी, हम लोग लेंगे सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, वैसे सरप्राइज टेस्ट थी आपकी, बताना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी सलमा बेगम जी ने बोला है तो मैं आपको बता दूं कि 10 दिन जैसे ही होंगे उसी दिन आपकी 2 टेस्ट होंगी, एक सरप्राइज टेस्ट भी होंगी आपकी। उस दिन सपनों वाली क्लास होंगी आप लोगों की, और उसके अंदर में सरप्राइज टेस्ट आपको लिया जाएगा आपके। वेयर डिड विनोबा भावे लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? ठीक है, देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में किसको चुना गया था 1940 में? विनोबा भावे को। ठीक है, विनोबा भावे। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि विनोबा भावे जो है, ठीक है, इन्होंने पहला जो सत्याग्रही इनको बनाया गया था, तो इन्होंने कहां पर में लॉन्च किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो विनोबा भावे थे पहले सत्याग्रही, उन्होंने मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र के अंदर में एक गांव है जिसका नाम है पावनार करके। ठीक है, तो पावनार नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर में, वहां से इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, वहां पर में इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब क्या था कि भाई वो व्यक्ति खुद जाए, ठीक है, वहां पर में अलग अलग जगह पे, और अलग अलग जगह पे जाके इंडिविजुअली जाकर प्रचार प्रसार करे, भारत की जो आजादी है, भारत के जो अधिकार है, उनका प्रचार प्रसार करे। ठीक है, कोई मास लेवल का कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसकी तरह कोई बड़े लेवल पे नहीं हुआ था। इंडिविजुअल मतलब खुद जाकर व्यक्ति अलग अलग। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो विनोबा भावे थे, उन्होंने पावनार नाम की जो जगह है वहां पर में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और कौन थे पहले नंबर पे? विनोबा भावे थे, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, फिर ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? तो पहले सत्याग्रही कौन कौन थे? किसको गांधी जी ने बोला था कि पहले जाओ? बिहार पुलिस एसआई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, 17 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, 2500 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो हमारा सेकंड सरप्राइज है, ठीक है, उसकी स्लाइड लगा दी जाए। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, 1940 के अंदर में जो है वो प्रथम सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो विनोबा भावे ने। अच्छा, कहां से स्टार्ट किया था? तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पावनार महाराष्ट्र में। एक बार लिख दो विनोबा भावे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी के अंदर में स्टोर होता रहेगा। ठीक है, पावनार नाम की जगह है, पावनार। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर में, पावनार महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने स्टार्ट किया था, पहले सत्याग्रही थे ये। ठीक है, सेकंड नंबर के जवाहरलाल नेहरू थे, थर्ड नंबर के थे ब्रह्मदत्त। तो व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, विनोबा भावे जी के बारे में मैं पूरा का पूरा जो हम लोग पेड क्लास में सेशन करने वाले हैं ना, व्यक्ति विशेष, ये एक नया यूनिक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 के बैच के अंदर में। एक नया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, व्यक्ति विशेष जो है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों का बहुत सारी और भी चीजें कवर हो जाएंगी। आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सूर्या सेन, जितने भी आपके हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, जयप्रकाश नारायण, इस तरीके से हम एक पूरी की पूरी एक श्रृंखला स्टार्ट करेंगे व्यक्ति विशेष नाम से, और उसके अंदर में हम लोग पूरा बड़े स्तर के ऊपर में उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक आप लोगों के लिए मैं बात बता दूं, जो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं इस चीज को। नाउ फ्रेंड देखिए, 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर। ठीक है, अब ये मोंटफोर्ट क्या है? ठीक है, तो मोंटफोर्ट जो है फ्रेंड्स, ये दो लोगों के नाम से मिलकर बना है। एक है आपका, ठीक है, मॉन्टेग्यू, और एक है चैम्सफोर्ड। ठीक है, मोंटफोर्ट। ओके, तो मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर में कि मॉन्टफोर्ट या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हुआ था 1918 में, ये मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आया था, और इसी रिफॉर्म्स ने बाद में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का रूप ले लिया। मतलब यही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बन गया। ठीक है, तो उन्होंने कौन सी जो है संस्था की स्थापना की थी इन्होंने?
जी। तो देखिए यहाँ पर मैं जो 1918 के अंदर में नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, जो नरमपंथी लोग थे, ठीक है, वो क्या हुआ, कांग्रेस से टूट गए। उन्होंने एक अलग जो है संस्था की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रखा इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन। तो इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन जो है फ्रेंड, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और हसन इमाम जो थे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे के अंदर में सत्र बुलाया गया 1918 के अंदर में। एक विशेष सत्र था 1918 के अंदर में बुलाया गया, हसन इमाम उनकी अध्यक्षता के अंदर में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के ऊपर में विचार विमर्श करने के लिए। उसके अंदर में कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि इसको अपना लिया जाए, ठीक है। मतलब जो इसमें बात की गई है मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स के अंदर में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर में, जो 1918 में उसकी रिपोर्ट आई थी, बाद में जाकर ये 1919 का कानून बना, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो जो ओल्ड लिबरल लोग थे, जैसे, ठीक है, सप्रू साहब, जयकर, चिंतामणि, इन लोगों ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने क्या किया, अलग एक गुट बना लिया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्यों बनाया? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैक्सिमम लोग इसके विरोध में थे, और ये लोग जो चाहते थे, ठीक है, सप्रू, जयकर, चिंतामणि, ये लोग चाहते थे कि भाई इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की रिपोर्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी भारत के लिए अच्छा है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। बट कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है, कांग्रेस उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नाम से एक और संगठन बना लिया था। ये लोग कांग्रेस से अलग नहीं हो गए थे, ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस छोड़ दी इन्होंने, कांग्रेस के अलावा इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का भी गठन कर दिया, ठीक है। तो इंडियन जो नेशनल लिबरल फाउंडेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 के अंदर में हुई थी। क्यों हुई थी? कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टफोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड इन्होंने मिलकर बनाई थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू हमारे भारत के सचिव थे, भारत के मामलों के मंत्री ब्रिटेन में, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। आप लोगों को पता है ना कि आजकल एक चलन चला हुआ है कि मान लो कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी हो गई, तो एक जो है उनका एक मिला के नाम बना दिया जाता है, ठीक है। और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी हो गई तो विरुक्षा बना दिया गया, ठीक है। आपकी और आपके हस्बैंड की क्या बन सकता है नाम, बताओ बोलो मुझे, ठीक है। तो ये तो आज हमने बनाना स्टार्ट किया, देखिए इतिहासकारों ने पहले ही मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड को मिला के मॉन्टफोर्ड बना दिया था। वो बात अलग है, ये भी मेल थे, ये भी मेल थे, ठीक है। इन्होंने मिलकर रिपोर्ट बनाई थी ना, इस वजह से मॉन्टफोर्ड बना दिया गया, ठीक है। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो बाद में मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ही 1919 का कानून बनी थी। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बनता है आपका। इसके मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के समर्थन में कौन सा दल की स्थापना की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1919 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन आप लोगों का, कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, ठीक है। कैबिनेट मिशन आपको पता है फ्रेंड्स कि ये आया था आपका 1946 के अंदर में, ठीक है। 1946 के अंदर में आया था, मार्च 1946 के अंदर में। कैबिनेट मंत्री थे ये लोग, ठीक है। 3 कैबिनेट के मंत्रियों को भेजा गया था भारत के अंदर में, ये जांचने के लिए कि भारत के जो नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, या भारत को जो सत्ता का हस्तांतरण है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो देखिए, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना ये मेन इनका उद्देश्य नहीं था, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना पाकिस्तान की मांग भी इनका नहीं था। इनका ये था कि भाई एक तरीका ढूंढना कि क्या सत्ता का हस्तांतरण जो है, सत्ता का हस्तांतरण मतलब पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, क्योंकि अभी पावर किसके पास में है, अंग्रेजों के हाथ में, भारतीय लोगों के पास में देना है। तो उसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, संविधान हो, ठीक है, और कुछ एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके जरिए पावर भारतीयों के हाथ में दिया जा सके, फिर भारतीय लोग अपना देखते रहेंगे कि उनको सरकार कैसे बनानी है। तो सत्ता का हस्तांतरण जो है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको करने के लिए कोई व्यवस्था बनाना, ठीक है, उसके बारे में विचार विमर्श करना, उसके लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो केवल दूसरा इसका आंसर है। उनका कोई मतलब नहीं था पाकिस्तान से, उनका कोई मतलब नहीं था भारतीय राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने से। मेन मकसद था उनका कि भारत को सत्ता का हस्तांतरण करना है, ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई संवैधानिक तरीका ढूंढे, संवैधानिक व्यवस्था बनाए। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में फिर संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा, संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए, अब आप लोग समझ पाओगे थोड़ा सा कि क्यों आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि कैबिनेट मिशन की सलाह पर ही फिर संविधान सभा का गठन किया गया भारत के अंदर में, क्योंकि वो चाहते थे कि सत्ता का हस्तांतरण करना है, अगर ट्रांसफर ऑफ पावर्स करना है
तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, जिसके जरिए हम पावर ट्रांसफर किए जा सके, ठीक है, और वो भारतीय लोग ही कर सकते हैं। तो संविधान सभा बना दो, फिर वो लोग अपना देख लेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था उनको चाहिए, ठीक है। जल्दी से प्लीज, अभी तक यहाँ पर मैं हमारा जो है नेक्स्ट वाला जो सरप्राइज है वो लगा नहीं है फैज, तो प्लीज एक बार जल्दी से कंफर्म करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन जो है आप लोगों का, ठीक है, एटली ने बनाया था फरवरी 1946 के अंदर में, लेकिन मार्च 1946 के अंदर में वो भारत पहुंचता है, ठीक है, मार्च 1946 में भारत के अंदर में आया, ठीक है, और उसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग थे उस समय में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन बिहार हैज द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बीन बिल्ट? बिहार का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर में बनाया गया है? ठीक है, तो भारत का या बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर में बनाया गया है बिहार के अंदर में? कभी भी हो सकता है, रिपीट करके पूछ लिया जाए। तो दरभंगा के अंदर में बनाया गया फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो दरभंगा के अंदर में भी कहा बनाया गया है? तो दरभंगा के अंदर में जो है आप लोगों का कदीराबाद नाम की जो जगह है वहां पर में इसको बनाया गया है, या दिलबारपुर नाम की जगह पे, या जमालपुर नाम की जगह के ऊपर में। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के तीनों ही ऑप्शन के अंदर में दरभंगा दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कदीराबाद नाम की जो जगह है वहां पर में बनाया गया है दरभंगा के अंदर में, ठीक है। दरभंगा में तो बनाया है बस दरभंगा बस, बट दरभंगा में भी कदीराबाद नाम की जो जगह है वहां पर में बनाया गया है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो इस तरीके से तैरता हुआ ये सोलर प्लांट है, ठीक है, तैरता हुआ दरभंगा के अंदर में। ओके, इसकी क्षमता है 2 मेगावाट, ठीक है, बिजली को उत्पन्न करने की। 2 मेगावाट बिजली जो है ये उत्पन्न कर सकता है। और बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी क्या करेंगी फ्रेंड्स, देखभाल कर रही है, ठीक है। ब्रेडा, BREDA, तो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है इसकी देखरेख कर रही है, ठीक है। और दरभंगा के अंदर में बिहार का पहला ये फ्लोटिंग या तैरता हुआ सोलर प्लांट है ये आप लोगों का, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बीन बिल्ट? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर में ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था 68वीं बीपीएससी के अंदर में 12 फरवरी 2023 को, ठीक है। और आप देख सकते हो कि 12 फरवरी से 26 अगस्त कितना समय है, उसी में बिहार सेकेंडरी टीचर के एग्जाम के अंदर में, ठीक है, ऑफिशियल पेपर के अंदर में आपका ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बीन बिल्ट? ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अब तो आपके लिए याद हो गया, कदीराबाद है, कदीराबाद में दरभंगा में, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, और आसान हो गया, अब तो और आसानी से आप लोग लगा सकते थे। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते रहे, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि प्रीमियम कंटेंट के साथ में आप लोग जुड़े टीचिंग परीक्षा के, तो आप लोगों को नीचे में नंबर चल रहा होगा फ्रेंड, 7611101101 या 9697884444, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में चले जाइए आप लोग, वहां पर मैं आप लोगों को डायरेक्टली, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कौन सा कोर्स आपको लेना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। स्टोर में जाना है, जो भी कोर्स आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे और आप उसमें जुड़ जाओगे। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर विथ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ठीक है, कौन सा वाला राज्य है जो बिहार के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, कौन सा वाला राज्य जो अपने बिहार की सबसे ज्यादा राज्यों के साथ जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ में करता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल 3 जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, ठीक है, उनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश करता है 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और उड़ीसा तो करता ही नहीं, ठीक है, उड़ीसा तो करता ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा?